बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस देखी, दैट वाज डिफरेंशिएशन। मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही एक दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस आज हम देखेंगे, वो है इंटीग्रेशन। बच्चों, इंटीग्रेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इसको याद रखने के लिए एक डेफिनेशन देखते हैं। It's a reverse process to differentiation. Means it's a process of finding anti-differentiation. इसको anti-differentiation मैंने क्यों कहा है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। There are two types of integration. One is indefinite integration and another is definite integration. ये indefinite और definite integration क्या है वो भी आप थोड़ी देर में अभी समझ जाएंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन देखिए। इस इक्वेशन को ऐसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स। ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन की साइन है। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डी वाई होता तो मैं कहता कि मैं एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो अभी ये इंटीग्रेशन x रेस टू एन डी एक्स, इसका आंसर होता है x रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। यहां पे c एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है और या जीरो भी हो सकती है। इस इंटीग्रेशन की मेथड को आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, पावर प्लस वन डिवाइड बाई न्यू पावर। यहाँ पे पावर एक्स रेस टू एन है तो एन प्लस वन डिवाइड बाई न्यू पावर दैट इज एन प्लस वन प्लस सी। आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे याद रखा था, पावर इंटू मल्टीप्लीकेशन एंड पावर माइनस वन। यहाँ पे आएगा पावर प्लस वन डिवाइड बाई न्यू पावर। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी कि यहाँ पे ये जो पावर है वो अगर माइनस वन है तो ये इक्वेशन उसके लिए सही नहीं है। इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स नहीं बांधी है, आप इंटीग्रेशन फ्रीली कर रहे हैं। अब लिमिट क्या होती है वो आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। अभी आप याद रखिए कि इस तरह के इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इक्वेशन कि अगर n इजकल टू माइनस वन हो तो उसका आंसर क्या होगा। हमने देखा कि अगर n इजकल टू माइनस वन है तो ये सही आंसर नहीं है। तो अब देखते हैं कि n इजकल टू माइनस वन हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे n इजकल टू माइनस वन है, यानी कि इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस वन डी एक्स। तो ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। इन दैट केस इसका आंसर हो जाएगा ln ऑफ x प्लस सी। आपको पता है ln ऑफ x इज बेसिकली log टू द बेस e ऑफ x। तो ये e के बेस वाला log है। सो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इजकल टू ln ऑफ x प्लस सी। इन शॉर्ट, अगर x का पावर n माइनस वन नहीं है तो ऐसे में इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। अगर x का पावर माइनस वन है तो ऐसे में इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ x। अब देखते हैं इस इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि इंटीग्रेशन x रेस टू थ्री डी एक्स। तो यहाँ पे पावर थ्री है तो आप जानते हो कि इसका आंसर होगा पावर प्लस वन डिवाइड बाई न्यू पावर, दैट मीन्स x रेस टू फोर डिवाइड बाई फोर प्लस सी। अच्छा, अगर मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूं, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में मैंने x रेस टू फोर प्लस सी लिया हुआ है और इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x की रिस्पेक्ट में। तो ऐसे में सबसे पहले x रेस टू फोर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फोर एक्स रेस टू थ्री डिवाइड बाई फोर है तो यहाँ पे डिवाइड बाई फोर प्लस सी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो, ये फोर फोर कट हो जाएगा, यानी कि आपको आंसर मिलेगा एक्स रेस टू थ्री। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स रेस टू थ्री का इंटीग्रेशन किया तो हमें ये टर्म मिली
अब इस टर्म का मैंने वापस डिफरेंशिएशन किया तो हमें वापस x�3 मिल गया। इसलिए मैंने आगे कहा था कि इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन की एंटी प्रोसेस है, यानी कि इंटीग्रेशन एंटी डिफरेंशिएशन है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/x⁵ dx, यानी कि इंटीग्रेशन x⁻⁵ dx। अब पावर प्लस 1 डिवाइड बाई न्यू पावर, तो -5 + 1 विल बी -4, सो x⁻⁴ डिवाइड बाई -4 प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -4/x⁴ प्लस c। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन c, इंटीग्रेशन a x⁻n dx। यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, तो ऐसे में आपको कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने देना है इसको। और जो x⁻n टर्म है उसका इंटीग्रेशन जैसे हमने आगे किया वैसे ही करना है, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। यानी कि अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आपको ऐसे ही रख के बाकी की टर्म का इंटीग्रेशन जैसे पहले किया था वैसे करना है। अब इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन 3x² प्लस 8x dx। ऑब्वियसली यहाँ पे पहले आपको इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, बाद में इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ऐसे पड़ा रहेगा, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, 8 ऐसे पड़ा रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2। सी यहाँ पे x है तो x का पावर 1 हुआ, तो हमें पावर प्लस 1 डिवाइड बाई न्यू पावर लेना है, इसलिए x² 2 हो गया, प्लस ऑब्वियसली c आएगा। अब ये 3 कट हो गए और यहाँ पे 8/2 4 हो जाएगा, यानी कि हमें इंटीग्रेशन मिलेगा x³ प्लस 4x² प्लस c। अब ये देखिए इंटीग्रेशन 4 dx, सिर्फ 4 dx, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो मैं x⁻0 लिख सकता हूँ, बिकॉज x⁻0 इज 1। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 4 x⁻0 dx। अब 4 कांस्टेंट है, ऐसे ही आउटसाइड रहने दीजिए उसको। इंटीग्रेशन x⁻0 dx। अब यहाँ पे रूल लगेगा पावर प्लस 1 डिवाइड बाई न्यू पावर, यानी कि x⁻1/1, तो ये हो गया 4x प्लस c, 4x प्लस c। तो सिर्फ 4 जो कि एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है 4x प्लस c। याद करिए डिफरेंशिएशन में अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, जबकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ कांस्टेंट है, बिना वेरिएबल का कांस्टेंट है, तो भी इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं हो रहा। ऑब्वियसली अगर हम 4 जैसे पॉजिटिव नंबर का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना, ऐड करना, तो ऑब्वियसली आंसर 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इंटीग्रेशन पाई dy, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा y, तो ये हो गया पाई y प्लस c। ऑब्वियसली यहाँ पे आपने देखा कि इंटीग्रेशन 4 dx का आंसर आ रहा था 4x प्लस c, तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन पाई dy, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई y प्लस c। अब इंटीग्रेशन के कुछ और इक्वेशंस देखते हैं। d इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस c। e इंटीग्रेशन कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c। f इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस c। आपको याद हो तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन भी e रेस टू x ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन भी e रेस टू x ही हो रहा है। देन g इंटीग्रेशन y रेस टू n dx। अब यहाँ पे देखो आप y रेस टू n का इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग अलग है। अभी तक हमने वेरिएबल सेम लिए थे, अब ये अलग अलग है, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में पहले तो y रेस टू n के लिए पावर प्लस 1 डिवाइड बाई न्यू पावर लेना है, यानी कि y रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 लेना है। इसके बाद में y को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में मैंने dy बाई dx लिया हुआ है, यानी कि y को
x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर में रखना है आपको इसको। अगर याद हो तो ऐसा ही केस अगर हम डिफ्रेंशिएशन में लें तो पहले हम y⁻n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन हम मल्टीप्लिकेशन में यानी कि न्यूमरेटर में लेंगे। यहाँ पे y⁻n का इंटीग्रेशन करना है और बाद में y का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में लेना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में dy/dx प्लस c। वापस एक बार बता दूं, इंटीग्रेशन y⁻n dx इजकल टू y⁻n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू 1/dy/dx प्लस c। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन इंटू ब्रैकेट अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस्ट टू n dx। अब यहाँ पे ये जो पावर n है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर नहीं होता तो हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर लेते। पहले हम अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करते फिर बीटा का इंटीग्रेशन करते, लेकिन यहाँ पे पावर n है, इसका मतलब ये ब्रैकेट आपको y की तरह कंसिडर करना है। ये ब्रैकेट यहाँ पे y की जगह पे है, तो y⁻n यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट रेस्ट टू n। तो इसमें पहले जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है कि हम पहले y का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट को y मान के उसका इंटीग्रेशन कर लो। तो ये हो गया ब्रैकेट अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस्ट टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि y को डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर में, तो मैं ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करूंगा डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है d/dx ऑफ ब्रैकेट अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस c। अब यहाँ पे अल्फा एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अल्फा और बीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। दैट्स वाई ये डिफ्रेंशिएशन कितना बचेगा, सिर्फ अल्फा बचेगा। तो ये हो गया यहाँ पे अल्फा। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन हो जाता है अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस्ट टू n प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा इंटू n प्लस 1 प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन देखिए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन a टू b x रेस्ट टू n dx। यहाँ पे a जो है वो लो लिमिट कहलाती है और जो b है उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें लिमिट्स नहीं थी, इसलिए उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर आप इंटीग्रेशन लिमिट्स के साथ कर रहे हैं तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने x रेस्ट टू n का डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया, लेकिन आप किसी भी टर्म का डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस लिमिट की वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। चलिए मैं वापस इसको पढ़ता हूं, जरा ध्यान देना। इंटीग्रेशन a टू b x रेस्ट टू n dx, इसका आंसर होता है x रेस्ट टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, वही पुराना आंसर, बट स्क्वायर ब्रैकेट a टू b। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करके आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालनी है। अब इस लिमिट का क्या करना है देखिए, यहाँ पे इस वेरिएबल की जगह पे सबसे पहले आपको अपर लिमिट डालनी है, यानी कि x की जगह पे b को लेना है। तो ये हो जाता है b रेस्ट टू n प्लस 1, फिर माइनस लेना है और फिर इस वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट डालनी है, यानी कि x की जगह पे a डालना है। तो ये हो जाता है a रेस्ट टू n प्लस 1। और ये डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट पड़ा है n प्लस 1 उसको ऐसे रहने देना है। कोई भी कांस्टेंट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो भी हो उसको ऐसे रहने देना है। जो भी लिमिट्स डालनी है वो आपको वेरिएबल की जगह पे डालनी है, और वो भी पहले आप अपर लिमिट डालोगे वेरिएबल की जगह पे, फिर आप लोअर लिमिट डालोगे वेरिएबल की जगह पे, बीच में आएगा माइनस। तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन करना। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट gmm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m और m दोनों मास है, r डिस्टेंस है, यानी कि gmm ये तीनों कांस्टेंट है, सिर्फ r एक वेरिएबल है और उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले
जी एम एम जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया मैंने। अब मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू इन्फाइनाइट आर एस टू माइनस टू, ये आर स्क्वायर है तो इसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा आर एस टू माइनस टू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता है कि पावर प्लस वन डिवाइड बाई न्यू पावर, यानी कि माइनस टू प्लस वन वो हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई न्यू पावर दैट इज माइनस वन, और ब्रैकेट करके आप लिमिट्स डाल दीजिए कैपिटल आर टू इनफाइनाइट। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं इस टर्म को माइनस वन ओपन आर लिख सकता हूँ, तो ये हो गया माइनस वन ओपन आर, लिमिट्स डाल दीजिए आर टू इनफाइनाइट, और कांस्टेंट ऐसे ही पड़ा है। वापस ये कांस्टेंट ऐसे ही पड़ा है। अब हमें क्या करना है कि पहले वेरिएबल की जगह पे ये अपर लिमिट यानी कि इनफाइनाइट डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखिए ये माइनस वन ओपन आर है, उसकी जगह पे हो गया माइनस वन ओपन इनफाइनाइट। फिर आएगा, यहाँ पे मैंने आपको कहा फिर आएगा माइनस। अब मैं यहाँ पे माइनस लूँगा, लेकिन अब मुझे लोअर लिमिट डालनी, इस टर्म में लोअर लिमिट डालनी है, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और लोअर लिमिट कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, तो ये हो जाता है वन अपॉन कैपिटल आर। तो फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए वन अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। अब फाइनली ये वन अपॉन इनफाइनाइट वो तो जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो और बचेगा सिर्फ वन अपॉन आर। तो आंसर आ गया जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप देख रहे हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का जो रूल है वो तो वही रहता है, लेकिन आपको लिमिट्स जो है वो डालनी होती है। पहले आप अपर लिमिट डालोगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। अब देखते हैं 16th इक्वेशन, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन y इजकल टू एफ एक्स, यानी कि y इजकल टू एफ एक्स जैसे किसी फंक्शन या इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आपको पता चलेगा। इसमें बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज किया गया है। पहले आपको बता दूं कि dy बाई डी एक्स, इसको x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कहते हैं। इनफैक्ट इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर आप वापस दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि x की रिस्पेक्ट में y का सेकंड डिफरेंशिएशन है, इसको कहते हैं x की रिस्पेक्ट में y का सेकंड डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर मैं x स्क्वायर ले लूं तो x स्क्वायर का x की रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन वो 2x होता है, ये आप जानते हो। अब मैं अगर 2x को वापस डिफरेंशिएट करता हूं x की रिस्पेक्ट में, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 2, यानी कि ये जो 2 आया वो सेकंड डिफरेंशिएशन हुआ। 2 इज ए सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के तौर पे दिखाते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो लेना पड़ेगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहां भी dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो लेना पड़ेगा और साथ ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई y इजकल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन दिया हुआ है या इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको ये चेक करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है तो आपको उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो उस इक्वेशन में आपको y की मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। मुझे पता है कि आपको इसमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो, इफ y इजकल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x इज गिवन, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। इस इक्वेशन में आप मुझे
x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको रखने से मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिल जाए। आई रिपीट, मुझे x की एक ऐसी वैल्यू दो जिससे मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिले। आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके ट्राई करो। आप x की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करते जाओ और देखते जाओ कि y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलती है। ऑब्वियसली ये बड़ा ही कम्बरसम काम हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा, आपको ट्रायल और एरर करना पड़ेगा और बहुत सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद भी शायद आपको ये y की मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती है। लेकिन डिफरेंशिएशन से ये मसला बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं। तो पहले तो ये y का इक्वेशन हो गया। अब मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, आपको पहले 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेना है तो वो हो जाएगा 6x, और 5x का डिफरेंशिएशन लेना है तो वो हो जाएगा 5। तो dy बाई डी एक्स हो गया 6x प्लस 5। अब इसका x की रिस्पेक्ट में दूसरी बार डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हमें सेकंड डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, यानी कि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो 6x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 6 और 5 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली हो जाएगा 0, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल रहा है हमें 6 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव है। और हमने देखा कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ही हमें मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें dy बाई डी एक्स को 0 लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो 6x प्लस 5 है उसको हमें 0 लेना पड़ेगा। Thus, we can get a minimum value of y by taking dy by dx is equal to 0. That means 6x plus 5 is equal to 0. अब इसमें से x को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो x is equal to माइनस 5 बाई 6 हो जाएगा। अब ये x is equal to माइनस 5 बाई 6 को हम y के इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें y की मिनिमम वैल्यू मिलेंगी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू in y is equal to 3x square plus 5x, we will get y minimum, y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। that will be ये 3 ऐसे ही आ गया। x की जगह पे आपको लेना है माइनस 5 बाई 6 होल स्क्वायर प्लस 5 और x की जगह पे वापस माइनस 5 बाई 6। इसका आंसर हो जाएगा 2.0833 और इसका आंसर हो जाएगा माइनस 4.1666। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस 2.0833, यानी कि ये जो y का इक्वेशन दिया है इसमें y की मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, माइनस 2.0833। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। बच्चों आप इसमें इस इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके y की वैल्यू क्या मिलती है वो चेक करो। आप देखोगे आप इसमें x की चाहे कोई भी वैल्यू डाल दो तो भी आपको y की वैल्यू इससे कम नहीं मिलेगी। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिल गया आपको। अब देखते हैं एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का एग्जांपल। इफ y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज गिवन, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। हियर dy by dx will be equal to minus 4x minus 7। देखो ये y का इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा है y is equal to minus 2x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4x, तो ये रहा माइनस 4x और माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 7, 9 का ऑब्वियसली 0, इसलिए ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस 4x माइनस 7। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन लेंगे हम तो माइनस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4 यहाँ पे है और माइनस 7 का ऑब्वियसली हो जाता है 0। तो सेकंड डिफरेंशिएशन हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज लेस देन 0। दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ही हम कह सकते हैं कि हमें इसमें
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y मिल सकती है। Thus, we can get the maximum value of y by taking dy by dx is equal to 0. Now, what is dy by dx? dy by dx is minus 4x minus 7 that is equal to 0. अब इसमें से हम x को सब्जेक्ट बना लें तो x is equal to हो जाता है minus 7 by 4. Now, putting this value in y is equal to minus 2x square minus 7x plus 9, we will get the maximum value of y, that means y max. So y max is equal to minus 2 into bracket minus 7 by 4 square minus 7 into bracket minus 7 by 4 plus 9. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 6.125 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 12.25 और ये 9 ऑलरेडी है। सो फाइनली हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है y max is equal to 15.125 दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। बच्चों आप इस इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यूज रैंडमली अलग अलग वैल्यूज डाल के ट्राई करना और किसी तरह चेक करो कि क्या आपको y की वैल्यू 15.125 से ज़्यादा मिलती है कि नहीं। आपको नहीं मिलेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। सो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन का यूज करके किसी भी इक्वेशन की किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फिजिक्स का एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ग्राफ्स and their equations. Here are some standard graphs with their equations. देखिए फिजिक्स के लिए एक बात कही जाती है, फिजिक्स हैज टू हैंड्स, फिगर्स एंड फॉर्मूलास। फिगर्स जिसमें रेगुलर फिगर्स और ग्राफ सब कुछ आ जाता है और दूसरा है फॉर्मूलास। पूरा फिजिक्स फिगर्स और फॉर्मूलास के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए हमें दोनों को हमेशा याद रखना पड़ता है। हमें फिगर्स भी याद रखनी पड़ती है जिसमें ग्राफ भी इंक्लूड हो गए और हमें फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स और उसके इक्वेशंस देखेंगे। मैं बच्चों आपको कह रहा हूँ कि आप ये सारे ग्राफ और इसके इक्वेशन अच्छे से याद रखना। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हो ये फर्स्ट फिगर में ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ऐसे में इस ग्राफ का इक्वेशन होगा y is equal to mx। यहाँ पे m जो है इसको स्लोप कहते हैं, इस ग्राफ का स्लोप कहते हैं और इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है m is equal to tan थीटा से। अब देख रहे हो यहाँ पे इस ग्राफ का कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो आप यहाँ पे राइट एंगल बना सकते हैं और फिर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड करके आप tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। वो जो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी उसको कहते हैं इस ग्राफ का m यानी कि इस ग्राफ का स्लोप। अब ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से कम रहने वाली, थीटा इज लेस देन 90। सो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये m यानी कि स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा। सो हियर इट इज रिटन m विल बी पॉजिटिव। अब ये दूसरा ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे y एक्सिस पे इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस इंटरसेक्ट की वैल्यू है c। तो ऐसे में इस ग्राफ का इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे c y एक्सिस पे इसका इंटरसेक्ट है। यहाँ भी m इज इक्वल टू स्लोप होता है और उसकी वैल्यू आप tan थीटा से ले सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 90 से कम है। सो ऑब्वियसली tan थीटा पॉजिटिव रहेगा तो फिर m यानी कि स्लोप भी इसका पॉजिटिव रहेगा। सो यहाँ पे लिखा है सो m विल बी पॉजिटिव। आप देख सकते हो इन दोनों ग्राफ में एक छोटा सा फर्क है। वैसे ही दोनों ही स्ट्रेट लाइन है और दोनों ही एंगल थीटा बना रहे हैं, लेकिन ये जो पहला ग्राफ है उसका इंटरसेक्ट 0 है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा ग्राफ है वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसकी इंटरसेक्ट वैल्यू c है।
इसलिए हमें यहाँ पे y इजकल टू एम एक्स प्लस सी मिलता है, जबकि यहाँ पे c 0 हो जाता है तो y इजकल टू सिर्फ एम एक्स मिलता है। अब ये स्ट्रेट लाइन का तीसरा ग्राफ देखिए। यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन है और एंगल थीटा बना रही है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो है वो y की नेगेटिव एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट की वैल्यू होती है c, वैसे ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो आएगा नेगेटिव c, इसलिए यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इजकल टू एम एक्स माइनस सी, जहाँ पे m अगेन स्लोप है और उसकी वैल्यू टेन थीटा से मिल जाएगी। यहाँ भी थीटा की वैल्यू 90 से कम है, दैट्स वाई ये स्लोप m पॉजिटिव रहेगा। अब देखते हैं ये फोर्थ ग्राफ। यहाँ पे ये स्लोप उल्टा है, आप देख रहे हो। अभी तक हमने जो स्ट्रेट लाइन देखी उसका स्लोप इस डायरेक्शन में आ रहा था, जबकि ये इस डायरेक्शन में। ऐसे में इसका इक्वेशन हो जाता है y इजकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पे m नेगेटिव हो जाएगा। रीज़न ये है कि आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है। ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि m यानी कि स्लोप इज टेन थीटा, बट टेन थीटा इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दैट्स वाई m will be negative here. That's why the equation is y is equal to minus mx plus c. अब देख रहे हो यहाँ पे ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है c. That's why the final equation is y is equal to minus mx plus c. अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ, दैट इज पैराबोला। देखो इस शेप को कहते हैं पैराबोला। मैं बता दूं कि ये हाफ सर्कल बिल्कुल नहीं है, आप इसको हाफ सर्कल के तौर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, ये इलिप्टिकल शेप का हाफ जरूर है, इसको कहते हैं पैराबोला। और इस शेप के लिए इक्वेशन होगा x इजकल टू के वाई स्क्वायर, जहाँ पे x और y वेरिएबल्स है और k एक कांस्टेंट है। आप इस इक्वेशन को चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे है पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव y। अब ग्राफ इस तरफ और इस तरफ दोनों में x की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू है। स्टिल दोनों में x की तो पॉजिटिव वैल्यू है। इसका रीजन यहाँ पे y में आपको दिख रहा है, y का स्क्वायर है। तो अगर आप y पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, x आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए अगर इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इजकल टू के वाई स्क्वायर। लेकिन अगर ये नेगेटिव x डायरेक्शन में दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इजकल टू माइनस के वाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आप y की पॉजिटिव वैल्यू डालो और y की नेगेटिव वैल्यू डालो, इन दोनों में x तो माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। तो ये अगर ग्राफ नेगेटिव x डायरेक्शन में पैराबोलिक है तो इक्वेशन हो जाएगा x इजकल टू माइनस के वाई स्क्वायर। अब अगर ग्राफ पॉजिटिव y डायरेक्शन में पैराबोलिक है तो ऐसे में इसका इक्वेशन हो जाएगा y इजकल टू के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू आपको सिर्फ पॉजिटिव मिल रही है, इसलिए y इजकल टू के एक्स स्क्वायर। और अगर ग्राफ नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो ऐसे में इक्वेशन हो जाएगा y इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप x की पॉजिटिव वैल्यू डालो या नेगेटिव वैल्यू डालो, आपको y नेगेटिव ही मिल रहा है, इसलिए y इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आता है थर्ड ग्राफ, थर्ड शेप, दैट इज हाइपरबोला। यहाँ पे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। आप इसमें एक बात नोट कीजिए कि ये ग्राफ ना तो x एक्सिस पे टच कर रहा है ना तो y एक्सिस पे टच कर रहा है। दूसरा, जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है, और अगर
x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब x और y का रिलेशन कुछ इस तरह से है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे ग्राफ को हाइपरबोला कहते हैं। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन आप ऐसा ही हाइपरबोला सेकंड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ कर सकते हो, थर्ड में भी ड्रॉ कर सकते हो और फोर्थ में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर हाइपरबोला सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऐसे में ये इक्वेशन हो जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू -1/x, बिकॉज वहां पे x की वैल्यू हमेशा माइनस रहेगी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इक्वेशन हो जाएगा -y इज प्रोपोर्शनल टू -1/x, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, क्योंकि वहां पे दोनों ही x और y दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। अगर हाइपरबोला फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ऐसे में इक्वेशन हो जाएगा -y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, क्योंकि वहां पे y नेगेटिव रहेगा और x पॉजिटिव रहेगा। अब देखते हैं डी, एक्सपोनेंशियल डीके। डीके यानी कि कम होना, घटना। और अगर वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। देखो ये भी कम ही हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, लेकिन ये जो है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। इन दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखो। यहाँ पे वाई एक्सिस पे इस जगह पे ये ग्राफ टच हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू जहां पे 0 है वहां पे y की वैल्यू 0 नहीं है, वहां पे y की कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। जबकि इस ग्राफ में ये ग्राफ x या y दोनों में कहीं भी टच नहीं हो रहा। आइडियली स्पीकिंग जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। यानी कि अगर ये ग्राफ ऐसे ही इनफाइनाइट तक ले जाएं तब जाके ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा। और सेम इज हियर, अगर ये ग्राफ ऐसे ही इनफाइनाइट तक ले जाए तब जाके ये ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा। जबकि यहाँ एक्सपोनेंशियल डीके में ऐसा नहीं है। अब देख रहे हो कि ऑलरेडी ग्राफ यहाँ पे y एक्सिस को टच कर गया है, लेकिन ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे ग्राफ का इक्वेशन होता है y इजकल टू e रेस टू माइनस के एक्स। यहाँ पे e एक्सपोनेंशियल का e है और k एक कांस्टेंट है, x और y दोनों वेरिएबल है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये हो जाएगा y इजकल टू e रेस टू 0। अब e रेस टू 0 यानी कि 1 हो जाता है, यानी कि y इजकल टू मिल जाएगा 1। तो फिर से बता रहा हूं कि अगर मैं x इजकल टू 0 लेता हूं तो मुझे y इजकल टू 1 मिलता है। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस पॉइंट पे x ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y कितना मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। और इसके बाद ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, डीके हो रहा है, लेकिन ये जो डीके हो रहा होगा उसका रिलेशन हमें इस इक्वेशन से मिलता है। इसमें e आ रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। अब है e सर्कल। ये आपको यहाँ पे सर्कल दिखाया हुआ है, इसका सेंटर ओरिजिन पे लिया हुआ है और इसकी रेडियस r है। तो ऐसे में इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² इजकल टू r²। अगर इस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है तो ऐसे में इसको यूनिट सर्कल कहते हैं, और फिर उसका इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² इजकल टू r²। अब देखते हैं f इलिप्स। इस शेप को कहते हैं इलिप्स। इसमें एक बात पहले आप समझ लो, इस एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस और इस एक्सिस को कहते हैं इलिप्स की माइनर एक्सिस। ऑब्वियसली इलिप्स है इसलिए दोनों एक्सिस सेम नहीं आएगी, और उसमें से ये हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है जिसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और उसकी लेंथ को कहते हैं a। आई रिपीट, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है a, और ये है हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और ये है b जो कि सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। तो
ए यानी कि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, बी यानी कि सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, और इन ए और बी की वैल्यू से बनता है इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। अगर हम ए और बी की वैल्यू सेम ले लें, जैसे कि अगर मैं ए और बी की वैल्यू आर ले लूँ तो ऑब्वियसली वो सर्कल बन जाएगा, और ऐसे में यहाँ भी आर स्क्वायर और यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू 1, या फिर आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो वही सर्कल का इक्वेशन आपको इलिप्स से मिल जाता है। इसका मतलब कि इलिप्स का इक्वेशन वो जनरल इक्वेशन है और सर्कल वो इलिप्स का स्पेशल केस है। तो बच्चों, अब तक हमने फिजिक्स में यूज होने वाले बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारी थियरीज वगैरह देखे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता दूं, ये सारे इक्वेशंस, ग्राफ्स, थियरीज, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ 11th और 12th फिजिक्स में शुरू से आता है, इसलिए आपको इसको बाय हार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी एक प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए, या उससे भी बेटर रहेगा कि अगर आप इसके चार्ट्स बना लीजिए और कहीं पे संभाल के इसको रखें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इन सभी इक्वेशंस को टैली कर पाएँ, इन इक्वेशंस का और इन थियरीज का मतलब समझ पाएँ।